दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति और वो भी राजस्थान के संदर्भ में। अगर अपने क्रांति की बेसिक थोड़ी सी बात करें तो 1757 के अंदर एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, और 1857 के अंदर ये होती है क्रांति। इन दोनों के बीच में जो ब्रिटिश शासन जो है भारत के अंदर अपने 100 साल पूरे कर चुका था, और इन्हीं 100 सालों के अंदर भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता को बहुत बार भारतीयों से चुनौती भी मिली थी, जिसके अंदर अनेक असैनिक जो थे और स्थानीय बगावतें इत्यादि बहुत सारी शामिल थी। हालांकि अंग्रेजी नीति के विरुद्ध जो भारत में ये असंतोष जो पनप रहा था, उसका अंग्रेज़ों को पहले ही थोड़ा आभास हो गया था। इसलिए जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इन लॉर्ड कैनिंग ने पहले ही एक स्टेटमेंट दे दी थी जो ये थी कि हमें यह कदाचित नहीं बोलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में कभी भी एक छोटी सी जो बदली है वो उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार जो है पहले तो मनुष्य की हथेली से बड़ा नहीं होगा, लेकिन बाद में जो उसका रूप जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारे लिए एक बर्बादी का कारण बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट थी लॉर्ड कैनिंग की। तो अपने शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति, और इस क्रांति में राजस्थान का क्या क्या योगदान था। क्रांति के अपने कारणों की बात करें तो वो थे सैनिक कारण या फिर चर्बी वाले कारतूस। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह, तो कैनिंग सरकार के द्वारा जो है सैनिकों के प्रयोग के लिए एक ब्राउन बेस जो राइफ़ल थी उसके स्थान पर एक नई राइफ़ल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम आता है एनफील्ड राइफ़ल। इसकी खास बात ये थी कि इसमें कारतूस लगाने से पूर्व दांतों से उस कारतूस की चर्बी का जो ऊपर वाला कवर होता है उसको उतारना पड़ता था, जिसके अंदर गाय और सूअर इन दोनों की चर्बी लगी होती थी। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और इस चर्बी वाले कारतूसों की जो पहली घटना थी वो होती है 29 मार्च 1857 को, और जगह का नाम आता है बैरकपुर छावनी। जहाँ पर 34वीं रेजिमेंट की बात करें अपने, तो वहाँ पे एक सिपाही का नाम आता है, और उस सिपाही का नाम आता है मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया, और उसके जो सीनियर अधिकारी थे जिसका नाम आता है लेफ्टिनेंट बाग और हयूसन, इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मंगल पांडे थे वो मूलतः गाजीपुर बलिया, जो कि कहाँ पर आता है, यूपी के अंदर आता है, वहाँ के रहने वाले थे। तो इस तरह से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब अपने बात करते हैं बेसिक चीज़ों की कि क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। सैनिक कारण या फिर चर्बी वाले कारतूस। क्रांति की जो योजना थी वो बनाई थी, एक तो आते हैं नाना साहब और एक आते हैं अजीमुल्ला खां, जो कि ढाका के नवाब थे। इनकी योजना ये थी कि उत्तर भारत में एक साथ क्रांति की जाए, इसलिए इन्होंने लंदन को जो है लंदन के अंदर इस क्रांति की योजना बनाई थी। किस किसने, नाना साहब और अजीमुल्ला खां के द्वारा। लेकिन इस क्रांति को अंतिम रूप दिया गया था
बिठूर जो कि आता है कानपुर के अंदर। क्रांति का दिन जो फिक्स किया गया था वो आता है 31 मई 1857 और प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। इसके बाद बात करें अपने कि कुछ फैक्ट्स हैं कि क्रांति का श्री गणेश, इसको सूत्रपात भी कहते हैं, शुभारंभ, आगाज या पटाक्षेप, इनमें से कुछ भी वर्ड आ जाए मतलब एक ही है कि क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 10 मई 1857 कहाँ से? मेरठ की छावनी से। क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। अब इनका मतलब क्या होता है कि राजस्थान के अंदर अलग अलग जैसे रियासतें होती थी, राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतें होती थी, उन रियासतों में होते थे पॉलिटिकल एजेंट। पूरे राजस्थान पर एक बंदा बैठता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और इससे ऊपर था जो अंग्रेजी सत्ता का जो व्यक्ति बैठता था उसे बोलते थे अपने गवर्नर जनरल। तो अलग अलग रियासतों में थे पॉलिटिकल एजेंट, पूरे राजस्थान पर एक व्यक्ति एजेंट टू गवर्नर जनरल वो थे पैट्रिक लॉरेंस, और इससे भी ऊपर अंग्रेजी शासन का अधिकारी गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब अगर बात करें अपने कि राजस्थान की रियासतों के अंदर कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, तो जयपुर की बात करें, इसका दूसरा नाम आता है आमेर या फिर ढूंढाड़। तो जयपुर के थे कर्नल ईडर, मेवाड़ या उदयपुर के थे मेजर सावर्स, हाड़ौती के थे या कोटा की बात करें मेजर बार्टन, और भरतपुर के नाम आता है कैप्टन मॉरिसन, इसको निक्सन भी कहते हैं, और मारवाड़ या जोधपुर कहते हैं मैकमोसन। तो जयपुर के ईडर, मेवाड़ के सावर्स, कोटा के बार्टन, भरतपुर के मॉरिसन और जोधपुर के मैकमोसन। इस समय राजस्थान के अंदर कुल 19 रियासतें थी जिसमें से 6 सैनिक छावनियाँ थी, और 6 सैनिक छावनियों के नाम कौन कौन से हैं? नसीराबाद जो कि अजमेर में थी, नीमच मध्य प्रदेश का पार्ट थी, एरनपुरा, पाली, देवली, टोंक, ब्यावर, अजमेर, खिरवाड़ा, उदयपुर। इसमें से नसीराबाद जो है ये सबसे बड़ी है और देवली जो छावनी है वो सबसे छोटी है, जबकि सबसे लंबे समय तक जो प्रतिरोध या विरोध चला था वो आता है एरनपुरा या पाली के अंदर। ब्यावर और खेरवाड़ा, ये दोनों ब्यावर और खेरवाड़ा ये दोनों ऐसी सैनिक छावनियाँ थी कि भारतीय सिपाहियों ने क्रांति के दौरान किसकी सहायता की थी? अंग्रेज़ों की सहायता की थी, ना कि क्रांतिकारियों की, अर्थात यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। ब्यावर और खेरवाड़ा ये 2 सैनिक छावनियाँ जिन्होंने क्रांतिकारियों की कोई सहायता नहीं की थी बल्कि क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता की थी, इसलिए इन 2 सैनिक छावनियों पर विद्रोह नहीं हुआ था। और राजस्थान में जो क्रांति का श्री गणेश हुआ था वो होता है 28 मई 1857, और कहाँ से? नसीराबाद छावनी से। अब अपने बात करते हैं नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह की। राजस्थान में सबसे पहले जो विद्रोह का केंद्र था वो था नसीराबाद। शुरुआत होती है 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह के नेतृत्व के अंदर नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था। यहाँ पर विद्रोह करने वाली टुकड़ी कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि एक टुकड़ी होती है सेना की, उसको बोलते हैं अपने नेटिव इन्फेंट्री, जो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15 BNI। कारण क्या था कि 15 BNI को अविश्वास के कारण अजमेर से नसीराबाद छावनी भेजना और ब्यावर से 2 मेरपलटन अजमेर तैनात करना। यानी कि जब अंग्रेज़ों को भारत में विद्रोह की सूचना मिली थी तो नसीराबाद छावनी के अंदर जो यहाँ पे सैनिक लगाए हुए थे उनको ये डाउट हो गया था अंग्रेज़ों को कि कहीं ये सैनिक भी क्या ना कर दे, विद्रोह ना कर दे, इसलिए उनको अविश्वास के कारण अजमेर से नसीराबाद छावनी भेज दिया गया और ब्यावर से 2 मेरपलटन जो है वो अजमेर तैनात कर दी। तो इसी अविश्वास के कारण यहाँ पर सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा विद्रोह किया गया और 30 मई को यहाँ जो पहले से तैनात थी कौन सी?
30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गई, यानी कि 15 तो थी ही, प्लस में 30 और मिल गई, और इन दोनों के द्वारा मिलकर नसीराबाद छावनी को जला डाला, अंग्रेज़ों की हत्या कर दी, और यहाँ से ये क्या कर दिए, दिल्ली रवाना हो गए। और वहाँ पर जो नेतृत्व स्वीकार किया गया था वो किया गया था बहादुर शाह जफर का। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि 1857 की क्रांति के अंदर सैनिकों का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था दिल्ली के बहादुर शाह जफर के द्वारा। अब जब ये जब ये सैनिक दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो अंग्रेज़ी अधिकारी आते हैं, एक का नाम होता है वाल्टर, एक का नाम होता है हीथकोट। इन दोनों के द्वारा क्रांतिकारियों का पीछा किया गया, परंतु ये क्रांतिकारी जो ये हाथ नहीं लगे, यानी कि काफ़ी आगे निकल चुके थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 2 व्यक्ति आते हैं, एक आता है स्पॉटिसवुड, एक आता है न्यूबरी। इन दोनों की हत्या कर दी गई। इनके साथ में था कैप्टन पेली। जब स्पॉटिसवुड और न्यूबरी इन दोनों की हत्या की गई थी तो इन दोनों की हत्या का सीन देखकर कैप्टन पेली को दिल का दौरा पड़ गया और वहाँ पर उनकी वो डेथ हो गई। अब बाकी जो बचे थे अंग्रेज़ परिवार, इन अंग्रेज़ परिवारों को जो एक व्यक्ति आता है, अंग्रेज़ अधिकारी है प्रिचार्ड, इनको सुरक्षित काम पर ले गया था प्यावर। तो ये पूछ सकता है कि वाल्टर और हीथकोट का संबंध किस सैनिक छावनी से था, विद्रोह से था, तो नसीराबाद। ठीक है, स्पॉटिसवुड और न्यूबरी इन दोनों की हत्या कर दी गई। कैप्टन पहले का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। फिर आता है नीमच का विद्रोह। 3 जून 1857 को नीमच के अंदर विद्रोह होता है। बात क्या होती है कि जब नसीराबाद के अंदर 28 मई को विद्रोह होता है तो नीमच के अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम आता है कर्नल एबोट के द्वारा नीमच के जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने एक शपथ दिलाई थी कि आप लोग अंग्रेज़ों के प्रति क्या रहोगे, वफादार रहोगे। और इस बात का विरोध किया था भारतीय सिपाही मोहम्मद अली बेग। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि कर्नल एबोट के द्वारा जो शपथ दिलाई गई थी उसका विरोध किस भारतीय सिपाही के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली बेग के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि नीमच छावनी के अंदर जो विद्रोह होता है वो किसके नेतृत्व में होता है, हीरा सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पर क्रांतिकारियों के द्वारा नीमच छावनी को जला दिया गया। बहुत सारे अंग्रेज़ अधिकारी थे वो मारे गए, लेकिन 40 अंग्रेज़ अधिकारी जो है वो भागने के अंदर सफल रहे। हालांकि इन अंग्रेज़ों को क्रांतिकारियों ने पकड़कर डुंगला, जो कि कहाँ पर आता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, वहाँ पर कैद कर लिया गया था। लेकिन बाद में मेजर सावर्स ने मेवाड़ सेना की सहायता से इन अंग्रेज़ों को मुक्त करवाया गया और उदयपुर भिजवाया गया, जहाँ पर उदयपुर के महाराणा का नाम आता है स्वरूप सिंह। इन्होंने पिछोला झील के अंदर बने जग मंदिर के अंदर महल में शरण दी थी, और शरण किसके घर में दी गई थी, रुगाराम जाट के घर में। तो क्वेश्चन आता है कि जो 40 सैनिक पकड़े गए थे उनको कहाँ पर कैद किया गया था, डुंगला नामक स्थान पर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसने मुक्त करवाया, मेजर सावर्स ने। किसकी सहायता से, मेवाड़ की सेना की सहायता से। किस राजपुताने के किस शासक ने उनकी मदद की थी, तो नाम आता है स्वरूप सिंह। कहाँ पर शरण दी गई थी, पिछोला झील के अंदर, उदयपुर में, जग मंदिर महल में, रुगाराम जाट के घर में। अब आता है एरनपुरा या फिर पाली का विद्रोह। अब जो यहाँ के सैनिक थे उन सैनिकों को बोलते हैं पूर्बिया सैनिक। तो एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उनको बोलते हैं पूर्बिया सैनिक, इसलिए यहाँ का विद्रोह कहलाया था पूर्बिया विद्रोह। एरनपुरा के अंदर जो विद्रोह होता है वो होता है 21 अगस्त 1857 का, उसे कहते हैं पूर्बिया विद्रोह। एक नारा आता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किस सैनिक छावनी के विद्रोह से संबंधित है, तो वो है एरनपुरा के विद्रोह से। यहाँ के क्रांतिकारी जो है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली रवाना हो गए थे। रास्ते में एक जगह आती है आवा, जो कि पाली के अंदर एक ठिकाना है, वहाँ पे रुके, और यहाँ पर आवा के ठिकानेदार का नाम आता है कुशाल सिंह चंपावत। और यहाँ पर इस कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा
एरनपुरा छावनी के सैनिकों के सहायता की गई और यहाँ पर इनको नेतृत्व किया गया, यानी कि एरनपुरा के अंदर छावनी के अंदर जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था? कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। इसके अलावा आवा के अंदर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा इनके साथ में कुछ और भी व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तो एक नंबर पर तो कौन आता है? कुशाल सिंह चंपावत। दूसरा नाम आता है शिव सिंह, जो कि आसोपा ये एक ठिकाना है पाली के अंदर, वहाँ के ठिकानेदार थे। और दूसरा आलणियावास, जो कि पाली के अंदर भी ठिकाना है, तो वहाँ का नाम भी आता है अजीत सिंह। तो 3 बंदे थे, एक तो कुशाल सिंह, दूसरा शिवनाथ सिंह और तीसरा अजीत सिंह। कुशाल सिंह जो थे वो आवा के थे, शिव सिंह जो थे आसोपा के थे और अजीत सिंह थे वो थे आलणियावास के। इन्होंने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेनाओं के साथ में 2 युद्ध लड़े थे। एक का नाम आता है बिथोड़ा का युद्ध और दूसरे का नाम आता है चेलाबास का युद्ध। अब जो बिथोड़ा का युद्ध होता है वो होता है 8 सितंबर 1857 को, जबकि चेलाबास का युद्ध होता है वो होता है 18 सितंबर 1857 को। अब बिथोड़ा का युद्ध के अंदर एक तरफ तो है क्रांतिकारी, यानी कि जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कुशाल सिंह, दूसरी तरफ आता है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम आता है हीथकोट और मारवाड़ के शासक अनार सिंह, जो कि मेहरानगढ़ किले का था किलेदार। इसके अंदर क्या होता है कि अनार सिंह जो होता है वो मारा जाता है, हीथकोट जो होता है वो बुरी तरह पराजित हुआ, यानी कि इसके अंदर विजय कौन होता है? कुशाल सिंह। और ये इनकी सेना जो है वो हार जाती है और अनार सिंह जो है ये मारा जाता है। बिथोड़ा का युद्ध के बाद जो लॉरेंस था वो प्रथम और एकमात्र बार युद्ध करने अजमेर की सीमा से बाहर गए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा अंग्रेज शासक किस युद्ध के बाद, तो बात आती है बिथोड़ा युद्ध के बाद किसकी सीमा से बाहर गए? अजमेर की सीमा से बाहर गए। दूसरा आता है चेलाबास का युद्ध। एक तरफ क्रांतिकारी हैं जिनका नेतृत्व कर रहे हैं कुशाल सिंह और एक तरफ आते हैं अंग्रेज अधिकारी, किसके नेतृत्व में? मैकमोसन। अब इसके अंदर जो मैकमोसन है वो मारा गया। क्रांतिकारियों ने इसका शीश काटकर आवा दुर्ग के दरवाजे पर टांग दिया और अंग्रेज जो थे वो क्या हो गए? बुरी तरह पराजित हो गए। यानी कि इस युद्ध के अंदर भी अंग्रेज़ों की हार होती है और कुशाल सिंह चंपावत जो है वो उनकी सेना विजयी होती है। क्वेश्चन आता है कि चेलाबास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। और क्रांतिकारियों के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी का शीश काटकर आवा दुर्ग के दरवाजे पर टांग दिया गया था? तो वो होता है कैप्टन मैकमोसन। और चेलाबास के युद्ध को गोरे तथा कालों के मध्य का युद्ध भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गोरे व कालों का युद्ध किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चेलाबास के युद्ध को। अब इसके बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद कर्नल होम्स के द्वारा 20 जनवरी 1858 को आवा के विद्रोह को दबाया गया, लेकिन कुशाल सिंह ने भागकर कोठारिया, यानी कि जो कि उदयपुर में ठिकाना है, वहाँ के ठिकाने रहता है जोधा सिंह, उनके पास में शरण प्राप्त की थी। तो क्वेश्चन आता है कुशाल सिंह ने किस ठिकाने में शरण प्राप्त की थी? तो कोठारिया उदयपुर के अंदर। और ठिकानेदार का नाम क्या था? जोधा सिंह। 3 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने नीमच के अंदर अंग्रेज़ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने कुशाल सिंह की गतिविधियों की जांच के लिए एक टेलर आयोग का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिश पर 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कुशाल सिंह की गतिविधियों की जांच के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो नाम आता है टेलर आयोग। 1864 के अंदर उदयपुर के अंदर कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर आता है कुशाल सिंह की कुलदेवी का नाम क्या आता है? सुगाली माता, जिसका मंदिर कहाँ पर है? आउवा पाली के अंदर, जिन्हें क्रांतिकारियों की कुलदेवी माना जाता है। और अंग्रेज़ जो है इस मूर्ति को उठाकर अजमेर ले गए, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाली संग्रहालय में। तो 1857 की क्रांति की कुलदेवी कौन है? सुगाली माता। आवा के अंदर क्रांतिकारियों के
दो प्रसिद्ध ठिकाने कौन कौन से थे, एक तो सुकाली माता का मंदिर, एक था कामेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये थे अपने 1857 की क्रांति का कुछ भाग, यानी कि अपने कह सकते हैं पार्ट फर्स्ट। बाकी जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।